ज्ञान का वृक्ष। पिछले अध्याय में हमने देखा कि हालांकि सैपियंस ने 1,50,000 साल पहले ही पूर्वी अफ्रीका में आबादी बसा ली थी, लेकिन फिर उन्होंने पृथ्वी के बाकी हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और अन्य मानव प्रजातियों को लगभग 70,000 साल पहले ही विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया। बीच की सहस्राब्दियों में भले ही ये पुरातन सैपियंस हमारे जैसे ही दिखते थे और उनके दिमाग हमारे जैसे ही बड़े थे, लेकिन उन्हें अन्य मानव प्रजातियों पर कोई उल्लेखनीय लाभ नहीं मिला। उन्होंने विशेष रूप से बेहतर औजार नहीं बनाए और कोई अन्य विशेष उपलब्धि हासिल नहीं की। वास्तव में सैपियंस और नेएंडरथल के बीच पहली दर्ज की गई मुठभेड़ में नेएंडरथल ने जीत हासिल की थी। लगभग 1,00,000 साल पहले कुछ सैपियंस समूह उत्तर की ओर लेवेंट, जो कि पश्चिम एशिया के पूर्वी भूमध्य सागर का एक बड़ा है, उस तरफ बढ़ गए जो नेएंडरथल का इलाका था, लेकिन वे वहां मजबूत पैर जमाने में नाकामयाब रहे। यह शायद ताकतवर मूल निवासियों, खराब जलवायु या अपरिचित स्थानीय परजीवियों के कारण हुआ हो। कारण जो भी हो, सैपियंस अंततः पीछे हट गए, जिससे नेएंडरथल मध्य पूर्व के मालिक बन गए। उपलब्धियों के इस खराब रिकॉर्ड ने विद्वानों को यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है कि इन सैपियंस के मस्तिष्क की आंतरिक संरचना जरूर ही हमसे अलग थी। वे हमारे जैसे दिखते जरूर थे, लेकिन उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं, जैसे सीखना, याद रखना, संवाद करना, कहीं अधिक सीमित थीं। ऐसे प्राचीन सैपियंस को अंग्रेजी सिखाना, उन्हें ईसाई धर्म के सिद्धांतों की सच्चाई के बारे में अवगत कराना या उन्हें विकास के सिद्धांत को समझाना शायद निराशाजनक काम होता, और हमें भी उनकी भाषा सीखने और उनके सोचने के तरीके को समझने में बहुत मुश्किल होती। लेकिन फिर लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने बहुत खास चीजें करना शुरू कर दिया। उस दौर के आसपास सैपियंस के समूह दूसरी बार अफ्रीका से बाहर निकले। इस बार उन्होंने नेएंडरथल और अन्य सभी मानव प्रजातियों को न केवल मध्य पूर्व से बल्कि पृथ्वी से ही खदेड़ दिया। काफी कम समय में सैपियंस यूरोप और पूर्वी एशिया तक पहुंच गए। लगभग 45,000 साल पहले वे किसी तरह खुले समुद्र को पार करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, एक ऐसा महाद्वीप जो अब तक मनुष्यों से अछूता था। लगभग 70,000 साल पहले से लेकर लगभग 30,000 साल पहले तक की अवधि में नावों, तेल के दियों, धनुष बाणों और सुइयों, जो गर्म कपड़ों की सिलाई के लिए आवश्यक थीं, का आविष्कार हुआ। पहली वस्तुएं जिन्हें कला कहा जा सकता है, वे इसी युग की हैं, जैसे कि जर्मनी की स्टैडल गुफा का शेरादमी। इसके साथ ही धर्म, वाणिज्य और सामाजिक स्तरीकरण के लिए पहला स्पष्ट प्रमाण भी मिलता है। ज्यादातर शोधकर्ताओं का मानना है कि ये अभूतपूर्व उपलब्धियां सेपियंस की संज्ञानात्मक क्षमताओं में क्रांति का परिणाम थीं। वे मानते हैं कि नेएंडरथल को विलुप्त करने वाले, ऑस्ट्रेलिया को बसाने वाले और स्टैडल केव लायन मैन को तराशने वाले लोग उतने ही बुद्धिमान, रचनात्मक और संवेदनशील थे जितने हम हैं। अगर हम स्टैडल गुफा के कलाकारों से मिलते तो हम उनकी भाषा सीख सकते थे और वे हमारी। हम उन्हें वह सब कुछ समझा सकते थे जो हम जानते हैं। एलिस इन वंडरलैंड के रोमांच से लेकर क्वांटम भौतिकी के विरोधाभासों तक। और वे हमें सिखा सकते थे कि उनके लोग दुनिया को कैसे देखते हैं। 70,000 से 30,000 साल पहले सोचने और संवाद करने के नए तरीकों का उदय संज्ञानात्मक क्रांति की नींव रखता है। लेकिन इसका क्या कारण था, हम यकीन से नहीं कह सकते। लेकिन आमतौर पर माना जाने वाला सिद्धांत तर्क देता है कि आकस्मिक आनुवंशिक उत्परिवर्तन ने सेपियंस के मस्तिष्क की आंतरिक वायरिंग को बदल दिया, जिससे वे अभूतपूर्व तरीके से सोचने और पूरी तरह से नई तरह की भाषा का उपयोग करके संवाद करने में सक्षम हो गए। हम इसे ज्ञान का वृक्ष उत्परिवर्तन कह सकते हैं। यह नेएंडरथल के बजाय सेपियंस डीएनए में ही क्यों हुआ? यह शायद केवल संयोग की ही बात थी, जहां तक हम बता सकते हैं।
लेकिन इसके कारणों की तुलना में ज्ञान के वृक्ष उत्परिवर्तन के परिणामों को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। नई सेपियंस भाषा में ऐसा क्या खास था कि इसने हमें दुनिया पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाया? यह कोई पहली भाषा नहीं थी। हर जानवर की कोई न कोई भाषा होती है। यहाँ तक कि कीड़े जैसे कि मधुमक्खियां और चींटियां भी संवाद करना जानती हैं, एक दूसरे को भोजन के ठिकाने के बारे में बताती हैं। यह पहली मौखिक भाषा भी नहीं थी। सभी बंदरों और वानरों की प्रजातियों सहित कई जानवरों की मौखिक भाषाएं होती हैं। उदाहरण के लिए हरे बंदर संवाद करने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाजों का उपयोग करते हैं। प्राणी शास्त्रियों ने एक आवाज की पहचान की है जिसका अर्थ है सावधान। ऊपर चील है। थोड़ी अलग आवाज चेतावनी देती है, सावधान, शेर आ रहा है। जब शोधकर्ताओं ने बंदरों के एक समूह को पहली कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाई तो बंदरों ने अपना काम रोक दिया और डर के मारे ऊपर की ओर देखने लगे। जब उसी समूह ने शेर की चेतावनी वाली दूसरी कॉल की रिकॉर्डिंग सुनी तो वे जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गए। सेपियंस हरे बंदरों की तुलना में कई अधिक प्रकार की आवाजें निकाल सकते हैं, लेकिन ये काम तो व्हेल और हाथी भी कर सकते हैं। एक तोता अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह कुछ भी बोल सकता है, साथ ही फोन बजने, दरवाजे पटकने और सायरन बजने की आवाजों की नकल भी कर सकता है। तो फिर हमारी भाषा में ऐसा क्या खास है? सबसे आम जवाब यह है कि हमारी भाषा आश्चर्यजनक रूप से लचीली है। हम सीमित संख्या में ध्वनियों और संकेतों को जोड़कर अनंत संख्या में वाक्य बना सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक अलग अर्थ होता है। इस तरह हम आसपास की दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं और संचार कर सकते हैं। एक हरा बंदर अपने साथियों से चिल्ला सकता है, सावधान, वहां एक शेर है। लेकिन एक आधुनिक इंसान अपने दोस्तों को बता सकता है कि आज सुबह नदी के मोड़ के पास उसने एक शेर को बाइसन के झुंड का पीछा करते हुए देखा। फिर वह उस क्षेत्र की ओर जाने वाले विभिन्न रास्तों सहित सटीक स्थान का वर्णन कर सकता है। इस जानकारी के साथ उसके समूह के सदस्य एक साथ मिलकर चर्चा कर सकते हैं कि क्या उन्हें शेर को भगाने और बाइसन का शिकार करने के लिए नदी के पास जाना चाहिए। एक दूसरा सिद्धांत इस बात से सहमत है कि हमारी अनूठी भाषा दुनिया के बारे में जानकारी साझा करने के साधन के रूप में विकसित हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो बताई जानी थी वह मनुष्यों के बारे में थी, शेरों और बाइसन के बारे में नहीं। हमारी भाषा गपशप करने के तरीके के रूप में विकसित हुई। इस सिद्धांत के अनुसार होमो सेपियंस मुख्य रूप से एक सामाजिक प्राणी थे। सामाजिक सहयोग हमारे अस्तित्व और प्रजनन की कुंजी है। शेरों और बाइसन के ठिकाने जानना ही व्यक्तिगत पुरुषों और महिलाओं के लिए पर्याप्त नहीं था। उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि उनके समूह में कौन किससे नफरत करता है, कौन किसके साथ सो रहा है, कौन ईमानदार है और कौन धोखेबाज। कुछ दर्जन व्यक्तियों के लगातार बदलते रिश्तों को ट्रैक करने के लिए किसी को जितनी जानकारी चाहिए होती है वह चौंका देने वाली है। 50 व्यक्तियों के एक समूह में 1225 आमने सामने के रिश्ते होते हैं और अनगिनत अधिक जटिल सामाजिक लगाव होते हैं। सभी वानरों को ऐसी सामाजिक जानकारी में गहरी दिलचस्पी होती है, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से गपशप करने में परेशानी होती है। निएंडरथल और पुरातन होमो सेपियंस को भी शायद एक दूसरे की पीठ पीछे बात करने में कठिनाई होती होगी। एक बहुत ही बदनाम आदत जो वास्तव में बड़ी संख्या में सहयोग के लिए आवश्यक है। आधुनिक सेपियंस ने 70 सहस्राब्दी पहले जो नए भाषाई कौशल हासिल किए थे वे उन्हें घंटों तक गपशप करने में सक्षम बनाते थे। किस पर भरोसा किया जा सकता है, इस बारे में विश्वसनीय जानकारी का मतलब था कि छोटे समूह बड़े समूहों में विकसित हो सकते थे,
और सेपियंस अधिक सघन और अधिक प्रकार के सहयोग विकसित कर सकते थे। गपशप का सिद्धांत एक मजाक की तरह लग सकता है, लेकिन कई अध्ययन इसका समर्थन करते हैं। आज भी अधिकांश मानवीय बातचीत, चाहे ईमेल, फोन कॉल या अखबार के कॉलम के रूप में, गपशप ही तो है। यह हमारे लिए इतना स्वाभाविक है कि ऐसा लगता है जैसे हमारी भाषा इसी उद्देश्य के लिए विकसित हुई है। क्या आपको लगता है कि इतिहास के प्रोफेसर लंच पर प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में बात करते हैं, या कि परमाणु भौतिक विज्ञानी वैज्ञानिक सम्मेलनों में अपने कॉफी ब्रेक पर क्वार्क के बारे में बात करते हैं? करते होंगे, लेकिन कभी कभी ज्यादातर वे उस प्रोफेसर के बारे में गपशप करते हैं जिसने अपने पति को धोखा देते हुए पकड़ा, या विभाग के प्रमुख और डीन के बीच झगड़े के बारे में, या अफवाहों के बारे में कि एक सहकर्मी ने अपने रिसर्च फंड का उपयोग लेक्सस गाड़ी खरीदने के लिए किया। गपशप आमतौर पर गलत कामों पर केंद्रित होती है। हमारी भाषा की सबसे अनोखी विशेषता यह नहीं है कि वह मनुष्यों और शेरों के बारे में जानकारी दे सके, बल्कि यह ऐसी चीजों के बारे में जानकारी देने की क्षमता है जो मौजूद ही नहीं है। जहां तक हम जानते हैं, सिर्फ सेपियंस ही उन सभी तरह की चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने कभी देखा, छुआ या सूंघा नहीं है। किंवदंतियां, मिथक, देवता और धर्म पहली बार संज्ञानात्मक क्रांति के साथ सामने आए। कई जानवर और मानव प्रजातियां पहले कह सकती थीं, सावधान, वहां एक शेर है। लेकिन अब संज्ञानात्मक क्रांति की बदौलत होमो सेपियंस ने यह कहने की क्षमता हासिल की, शेर हमारे कबीले की संरक्षक आत्मा है। काल्पनिक बातों के बारे में बोलने की यह क्षमता सेपियंस भाषा की सबसे अनोखी विशेषता है। इस बात से सहमत होना आसान है कि सिर्फ होमो सेपियंस ही ऐसी चीजों के बारे में बोल सकते हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं, और नाश्ते से पहले 6 असंभव चीजों पर विश्वास करते हैं। आप किसी बंदर को मरने के बाद बंदरों के स्वर्ग में असीमित केले मिलने का झांसा देकर उससे उसके हाथ का केला आपको देने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। लेकिन यह क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि कल्पना खतरनाक रूप से भ्रामक या विचलित करने वाली हो सकती है। जो लोग परियों और यूनिकॉर्न की तलाश में जंगल में जाते हैं, उनके बचने की संभावना मशरूम और हिरण की तलाश में जाने वाले लोगों की तुलना में कम होती है। और अगर आप गैर मौजूद संरक्षक आत्माओं से प्रार्थना करने में घंटों बिताते हैं, तो क्या आप अपना कीमती समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं? वह समय जो बेहतर तरीके से चारा ढूंढने, लड़ने और प्यार करने में खर्च किया जा सकता है। लेकिन कल्पना ने हमें न केवल चीजों की कल्पना करने में सक्षम बनाया है, बल्कि सामूहिक रूप से ऐसा करने में भी सक्षम बनाया है। और यही कारण है कि हम बाइबिल की सृष्टि रचना की कहानी, ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के मिथक और आधुनिक राज्यों के राष्ट्रवादी सिद्धांत, जो कि असल में मिथक ही हैं, को बुन सकते हैं। ऐसे मिथक सैपियंस को बड़ी संख्या में लचीले ढंग से सहयोग करने की क्षमता देते हैं। चींटियां और मधुमक्खियां भी बड़ी संख्या में एक साथ काम कर सकती हैं, लेकिन वे बहुत ही कठोर तरीके से और केवल करीबी रिश्तेदारों के साथ ऐसा करती हैं। भेड़िए और चिंपांजी चींटियों की तुलना में कहीं अधिक लचीले ढंग से सहयोग करते हैं, लेकिन वे ऐसा केवल एक छोटी संख्या के साथ कर सकते हैं जिन्हें वे करीब से जानते हैं। सैपियंस अनगिनत अजनबियों के साथ बेहद लचीले तरीके से सहयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि सैपियंस दुनिया पर राज करते हैं, जबकि चींटियां हमारे बचे हुए खाने को खाती हैं और चिंपांजी चिड़ियाघरों और शोध प्रयोगशालाओं में बंद रहते हैं। सेपियंस के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।